इसमें आपको वो कह रहे हैं कि आपका 1 यूनिट चेंज अगर y के अंदर आ रहा है, ठीक है, 1 यूनिट चेंज आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है? ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन x। x की वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज आया है, 1 यूनिट चेंज आया है, जिसकी वजह से y के अंदर भी चेंज है। अगर x की वैल्यूज के अंदर 2 यूनिट चेंज आ रहा है, तो फिर आपका वो इफेक्ट करेगा किसको? y को इफेक्ट करेगा, क्योंकि y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। x जैसे बिहेव करेगा y भी वैसे ही बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए जब 2 यूनिट चेंज आएगा तो वो आपका y के अंदर भी 2 यूनिट चेंज आएगा। आप इसको एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि वी कैन से दैट इफ change if we change 1 यूनिट ऑफ x, या आप इसको कह लें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। if we change 1 unit of x is equal to independent variable, it will affect dependent variable with equal quantity, say 1 यूनिट इन y, ठीक है। पहले उन्होंने आपको कहा कि आप जो है 1 यूनिट चेंज आपका y में आ रहा है, किस वजह से? ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन x, या 2 यूनिट चेंज अगर आपका y में आ रहा है तो वो किस वजह से आ रहा है? x की वजह से। सेकेंडली आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 यूनिट ऑफ x अगर हम चेंज कर रहे हैं x के अंदर 1 यूनिट, तो वो इफेक्ट करेगा आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को उसी उतनी ही सेम क्वांटिटी में। अगर 1 यूनिट हम चेंज किया है तो यहाँ पे भी विद इक्वल क्वांटिटी वो इफेक्ट करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल को, से 1 यूनिट इन y, ठीक है। 1 यूनिट चेंज इन x will affect the dependent variable with equal quantity of 1 यूनिट in y। ये अभी क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें जब आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज होंगी ना, तो उससे आपको और ज्यादा फिर इसका क्लियर हो जाएगा। ये आपकी थी लीनियर मैथमेटिकल मॉडल, और आप इसकी आपका है, इसको आप सेकंड कहते हैं डिटरमिनिस्टिक मॉडल, ठीक है। अब आपके पास है लीनियर मैथमेटिकल मॉडल ही है आपके पास, लेकिन आपके पास अब क्या आएगा? डिटरमिनिस्टिक की जगह आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। प्रीवियसली आपने अभी डिटरमिनिस्टिक किया था, अब आपके पास प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल इंक्लूड हो गया, ठीक है। इसमें आपके पास ये डिटरमिनिस्टिक की तरह ही है, लेकिन सिर्फ इसके अंदर आपके पास एक और चीज ऐड हो जाती है, वो आपके पास ऐड होती है वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आई प्लस ई आई, ठीक है। इसके अंदर आपके पास एरर टर्म भी इंक्लूड होती है। ई आपके पास क्या है? एरर टर्म। आप एरर को रेजिडुअल भी कह सकते हैं, रेजिडुअल्स, ठीक है। ये इसका सेकंड नेम है रेजिडुअल्स। डिटर्मिनिस्टिक में आपके पास एरर इंक्लूड नहीं था। प्रोबेबिलिस्टिक जब आएगा तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि वो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, ठीक है। आपके पास कोई ना कोई इसके अंदर एरर इंक्लूड होता है, इसलिए हमने यहाँ पे अब इस मॉडल के अंदर आपके पास एरर भी इंक्लूड हो गया है, ठीक है। इसमें आपके पास सैंपल भी आ जाते हैं, और आपके पास पॉपुलेशन की वैल्यू भी इक्वेशन आ जाती है। अगर सैंपल की होगी तो वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आई प्लस ई आई,
ये सिंपल यही वाली थी सैंपल की, ठीक है। जब पॉपुलेशन की आएगी तो आपके पास ए एंड बी की जगह पे सिर्फ चेंज होगा, ए एंड बी की जगह पे आपके पास अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एक्स आई प्लस ई आई। सैंपल के अंदर ए एंड बी ही रहेगा। जब आप इसको पॉपुलेशन के फॉर्म में लिखेंगे, पॉपुलेशन इक्वेशन लिखेंगे आप इसकी, तो आपके पास अल्फा एंड बीटा हो सकता है कि आपको डाटा में आपको वो कहें कि आपका जो भी डाटा है वो पॉपुलेशन है, ठीक है। क्वेश्चन में अक्सर गिवन होता है कि आपने ये एक्स एंड वाई जो आपका लिया है ये आपका पॉपुलेशन से है या मीन है, जो भी है, ठीक है। वेरियंस, कोवेरियंस कुछ भी आपको गिवन है तो वो आपको बताते हैं कि वो आपने जो है वो सैंपल से डाटा कलेक्ट किया हुआ है या पॉपुलेशन से किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको वो पॉपुलेशन से कहेंगे तो आपने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, अगर सैंपल से कहेंगे तो आपने ए एंड बी वाली यूज करनी है। अगर नहीं दिया हुआ तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मोस्टली जब नहीं दिया हुआ होता तो हम जो है क्या यूज करते हैं, सैंपल वाली ही यूज करते हैं, ठीक है। अब ये अल्फा एंड बीटा आपके पास यहाँ पे क्या आ गए, इसको हम डिफाइन करते हैं। अल्फा एंड बीटा जो हैं ये आपके दोनों हैं पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स, ठीक है। हमने जैसे नॉर्मल का किया था तो नॉर्मल में हमारे पास म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, ये था ना। तो ये आपके पैरामीटर्स थे। बायनॉमियल का किया था तो एन एंड पी ये आपके इसके पैरामीटर्स थे। अब इस इक्वेशन के अंदर आपके पास अल्फा एंड बीटा ये आपके हैं पैरामीटर्स, ठीक है। ये आगे इनको आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, ठीक है। याद रखना है आपको जो है मोस्टली वो क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, या फाइंड पैरामीटर्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो आपको उससे पता चल जाना चाहिए कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने अल्फा फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है, ठीक है। अल्फा जो है आपका इंटरसेप्ट है, अल्फा स्लोप हो गया, ये इंटरसेप्ट है, ए इंटरसेप्ट एंड बीटा आपके पास है स्लोप। इसके अंदर आपके पास अल्फा इंटरसेप्ट है एंड बीटा स्लोप है, ठीक है। एक और चीज हमारे पास, अगर ये इसमें तो अल्फा एंड बीटा आपको कह रहे हैं कि ये पैरामीटर्स हैं, ये इंटरसेप्ट एंड स्लोप है। इस वाले में फिर ए एंड बी क्या होगा, ए जो है आपके पास होगा एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर अल्फा, ठीक है। एंड बी आपके पास होगा एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर बीटा। अल्फा एंड बीटा सिंपल पैरामीटर्स हैं, आप उनको रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी कह सकते हैं। ए एंड बी क्या होंगे आपके एस्टिमेट्स, ठीक है। एस्टिमेट ए कहाँ, ए एंड बी ये दोनों आपके एस्टिमेट्स ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स अल्फा एंड बीटा इनके एस्टिमेट्स हैं, ठीक है। इनको ए एंड बी आप कहेंगे। नहीं बेटा अभी आप इधर जाओ मामा पास। अच्छा समझ आ गई है। इनमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि अल्फा एंड बीटा आपके पास पैरामीटर्स हैं, इनको आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं, ठीक है। और जब आपके पास ए एंड बी आएंगे तो ये आपकी क्या है, एस्टिमेट्स। ए आपके पास एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर अल्फा है और बी जो है आपके पास एस्टिमेट है ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर बीटा।
अब आपके पास है पर्पस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। इसमें वो आपको बताएंगे कि आपने रिग्रेशन एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, रिग्रेशन इक्वेशन क्यों बना रहे हैं, उनके अल्फा और बीटा जो पैरामीटर्स हैं वो आपने क्यों फाइंड कर रहे हैं। ये सबसे पहले आपके पास है कि आपके पास कोई भी स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल कोई भी इक्वेशन है, स्टैटिस्टिकल कह लें या मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, उसके अंदर आपके पास क्या इन्वॉल्व होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास स्टैटिस्टिकल इक्वेशन है, ठीक है, एक, और उसमें आपके पास पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर आपको पैरामीटर्स जो हैं वो नॉन होंगे, ठीक है, तो तब तो आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको सॉल्व करने के लिए। स्टैटिस्टिकल इक्वेशन है या कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसके अंदर आपके पास पैरामीटर्स आ जाते हैं, कांस्टेंट आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। पैरामीटर्स अगर आपके पास नोन होंगे तो आपको वो इक्वेशन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, सिंपल हम उसका रिजल्ट फाइंड कर लेंगे, हमारे पास सिंपल सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन जब आपके पास जो है पैरामीटर्स जो क्या हो जाएंगे, अननोन होंगे, तो तब आपके पास क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी आपके पास, ठीक है। पैरामीटर्स आपके पास जब अननोन होंगे तो तब ये प्रॉब्लम अराइज होगी ना, फिर हम उसको फाइंड करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि अब हम जो है पैरामीटर्स को क्या करें, फाइंड करें, ठीक है। तो फिर हम यूज करते हैं यहाँ पे, जब हमारे पास पैरामीटर्स अननोन होते हैं तो तब हम क्या करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि रिग्रेशन मॉडल क्या करता है, एस्टिमेट करता है, मतलब फाइंड करता है अननोन पैरामीटर्स को, ठीक है। आपको मैंने सिंपल ये बताया कि अगर आपके पास पैरामीटर्स गिवन है, आप सिंपल अप्लाई करेंगे और आपका सोल्यूशन आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन इशू तब क्रिएट होगा जब आपके पास पैरामीटर्स क्या होंगे, अननोन होंगे। इन अननोन पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए आप यूज करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन एनालिसिस, तब आप करते हैं, ठीक है। तो उसका फर्स्ट हमारे पास यूज क्या है, पर्पस क्या है कि हम पैरामीटर्स जो है वो अननोन पैरामीटर्स को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। इसके बाद सेकंड है कि आप क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल को आप प्रिडिक्ट करते हैं, वैल्यूज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को आप प्रिडिक्ट करते हैं। थर्ड आपके पास है कि आप इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपके कोर्स में वैसे इंक्लूड नहीं है, लेकिन बस आप इसमें सिंपल ये याद रखने के हाइपोथेसिस करते हैं आप किसका, अल्फा एंड बीटा का, ठीक है। और इसके अंदर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल भी आप यूज कर सकते हैं। ये चीजें अगर आपकी यूनिवर्सिटी ओपन होती तो फिर शायद टाइम होता तो हम आपको करवा देते, लेकिन अभी ये आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए सिंपली इसको आप याद रखें। अच्छा, ये इसके पर्पस हैं कि आप पैरामीटर्स फाइंड करते हैं, आप इसमें प्रेडिक्शन करते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट की वैल्यूज प्रेडिक्ट करते हैं, आप इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कर सकते हैं, और आप इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल भी फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में आपके पास जो है y
वाई एक्सिस पे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं एंड एक्स एक्सिस पे आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लाई करते हैं। ठीक है, स्कैटर डायग्राम है। ठीक है, आप इसमें कैसे आपने बनाने हैं, सिंपल, आपके पास एक्स एक्सिस होता है और साथ आपके पास क्या होता है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे लिखने हैं और वाई एक्स नहीं, एक्स एक्सिस पे आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखने हैं और वाई एक्सिस पे आपने डिपेंडेंट वेरिएबल लिखने हैं। ठीक है, ये आप स्कैटर डायग्राम आपने रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर या रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर आपने यूज करनी है। ठीक है, रिग्रेशन के अंदर, रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जब आप इनको प्लॉट कर रहे हैं, तो ये हम क्यों प्लॉट कर रहे हैं, ताकि हम जो है रिलेशनशिप चेक कर सकें। ठीक है, रिलेशनशिप चेक कर सकें किसके दरमियान में, एक्स एंड वाई के दरमियान में, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई भी कह सकते हैं आप इसको, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं, कि हम इन दोनों के दरमियान में हमने चेक करना है कि किस टाइप का रिलेशनशिप है। इसमें आपके पास 4 टाइप्स आ जाती है। ठीक है, एक्स एक्स सिंपल, आपको अभी ये बताया कि एक्स पे आपने इंडिपेंडेंट प्लॉट करनी है, वाई पे जो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगी। ठीक है, तो ये हम स्कैटर डायग्राम हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमने जो है चेक करना है कि एक्स एंड वाई डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के दरमियान में आपका किस टाइप का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपके पास 4 टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, आपके पास जो है, अगर आपके पास इस तरह के ग्राफ बने, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और आपकी वैल्यू सारी इस स्ट्रेट लाइन के आसपास जो है वो क्लस्टर हो गई है। ठीक है, ये आपने जब प्लॉट किया तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आई। ठीक है, और आपने इनके वैल्यू जो है इस स्ट्रेट लाइन के आसपास जो है आपके जो है वैल्यूज क्लस्टर हो गई। तो ये आपकी क्या है, पॉजिटिव साइड पे है एक तो। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि आपकी जब स्ट्रेट लाइन के आसपास वैल्यूज आपकी क्लस्टर होंगी तो आप ये कहेंगे कि आपका ये पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, और आपके साथ क्या है, ये लीनियर भी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि जब स्ट्रेट लाइन बनेगी तो वो लीनियर होगा, और अगर कर्व होगा तो वो क्या हो जाएगा, कर्व भी लीनियर हो जाएगा। अब इसमें आपको वो सबसे पहले कह रहे हैं कि आपने जब इनको प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन आई। ठीक है, और बाकी की जो वैल्यूज हैं वो आपकी इसी स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द लाई करेंगी ना, तो वो क्या होगी, आपके पास पॉजिटिव रिलेशन होगा और साथ क्या होगा, आपका वो लीनियर होगा। मैम ये डॉट का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन के आगे पीछे? ये आपकी सारी वैल्यूज हैं जो आपने प्लॉट की हैं। अभी फर्स्ट था आपके पास कि ये आपका इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, पॉजिटिव साइड पे था तो हमने कहा पॉजिटिव है, और साथ ये क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द आपकी सारी वैल्यूज क्लस्टर कर रही थी, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, लीनियर रिलेशनशिप हो गया। उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट था। ये सेकंड पॉइंट आपके पास है कि आपके पास अब ये देखिए डाउनवर्ड जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि इसमें आपका एक्स एंड वाई के दरमियान में कैसा रिलेशन है, एक नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, नेगेटिव। ठीक है, डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए हम इसको नेगेटिव कह रहे हैं कि इनका नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन है तो ये स्ट्रेट लाइन ही ना। ठीक है, इसकी भी वैल्यूज इसके इर्द गिर्द जो है वो क्लस्टर हो रही है स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द, तो ये भी क्या है आपके पास, लीनियर है। ठीक है,
इसमें सिर्फ क्या था, पॉजिटिव अपर जा रहा था तो हमने कहा ये पॉजिटिव एंड लीनियर है। और इसमें क्या है कि स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द सारी वैल्यूज आपकी लाई कर रही हैं, तो ये भी लीनियर ही होगा, लेकिन ये क्या है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो हम इसको कह रहे हैं कि ये नेगेटिव रिलेशन है आपका इसके अंदर। और आपके पास आ सकते हैं कि आपके पास इस तरह का कर्व अगर कोई बन जाए, ठीक है, और कर्व के इर्द गिर्द आपकी सारी वैल्यूज जो हैं वो लाई कर रही हैं, ठीक है, आसपास लाई कर रही हैं जितनी भी आपने प्लॉट किया, ठीक है। तो आपका जो कर्व आया है, कर्व के इर्द गिर्द आपके पास वैल्यूज लाई कर रही हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर, ठीक है। और अगर आपके पास ये थर्ड पॉइंट है, और एक और फॉर्म हो सकती है जिसके अंदर आपकी कोई लाइन ना बने और सारी वैल्यूज आपकी इधर उधर सारी स्कैटर हो जाए, ठीक है। तो इसमें आपके पास ना कोई स्ट्रेट लाइन बन रही है, ना कोई कर्व बन रहा है, ना पॉजिटिव जा रहा है, ना नेगेटिव जा रहा है, कोई आपके पास लाइन नहीं शो हो रही, ठीक है, सिर्फ आपकी वैल्यू जो है ऐसे स्कैटर होगी है इसके ऊपर, ठीक है, कोई उसका पैटर्न नहीं बन रहा। अब आपने इसमें क्या करना है कि आपने क्या देना है, सिंपली इसमें आपने क्या देना है कि आपका इसमें क्या है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, नो रिलेशनशिप। इसके अंदर आपका सारी वैल्यूज जो है वो डिस्पर्स हो गई हैं, ठीक है। तो आप इसलिए इसको क्या करेंगे, कोई रिलेशनशिप इसमें फाइंड नहीं कर सकते आप इसके अंदर। जब आपकी ये वैल्यू जो है स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द शो करेंगे ना, तो आप इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, वो आपका है रिग्रेशन लाइन। आप उसको कह सकते हैं कि ये आपकी ये जो लाइन आ रही है ना स्ट्रेट लाइन, इसको आप कह सकते हैं रिग्रेशन लाइन। और जब ये आपको कर्व शो करेगा तो आप इसको कह सकते हैं रिग्रेशन कर्व। अब आपके पास है एक सिंपल रिग्रेशन मॉडल है, एंड देन आपके पास एक एस्टिमेटेड रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। आपने इसको सिंपल लिखना कैसे है, सिंपल रिग्रेशन मॉडल आपके पास आएगा वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आई, ठीक है, ये आ गया। और एस्टिमेटेड के अंदर आपने क्या करना है, वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आई, सेम वही रहेगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, वाई आई के ऊपर आपके पास एक और साइन आ जाएगा हैट का, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वाई आई के एस्टिमेटेड को आपने रिप्रेजेंट करना है वाई आई हैट से। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोले। मैम आपने खुद को म्यूट कर दिया है। मैं खुद कर रही हूँ। ओके मैम।
बेस्ट फिटेड मॉडल जब मैंने बोलना होता है ना तो फिर मैं अनम्यूट कर देती हूँ साथ में। अच्छा, अब ये तो सिंपल, इसमें वाई सिंपल इक्वेशन ये वाली है और एस्टिमेटेड को आपने वाई आई हैड से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बेस्ट फिटेड मॉडल एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर भी कह सकते हैं, और आप इसको कह सकते हैं बेस्ट रिग्रेशन लाइन। ठीक है, अब जब आप कोई भी आपके पास डाटा होता है, आप उसके ऊपर रिग्रेशन आप इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस आ जाती हैं, डिफरेंट रिग्रेशन लाइंस आ सकती हैं आपके पास। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास बेस्ट कौन सी है? ठीक है, आपके पास डिफरेंट आ गई हैं, इक्वेशंस आ गई हैं, रिग्रेशन लाइंस आ सकती हैं, रिग्रेशन कर्व्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सबसे बेस्ट जो है वो कौन सी है, आपका सबसे अच्छा रिजल्ट किससे आएगा? तो वो आपको आपने यहाँ पे फिर यूज करना है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर या बेस्ट फिटेड मॉडल, इसको कह सकते हैं, ये तीनों नाम है इसके। ठीक है, इसको यूज करके आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर को हम कहते हैं MLE। ठीक है, या MLS मेथड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, MLS भी कह सकते हैं, MLE भी कह सकते हैं। ठीक है, इनको हम यूज करके, इसमें मेथड है, इसको हम यूज करके तो हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं जो वो हमें सारी इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं, उनमें से जो वो बेस्ट होती है ना, हमें वो बता देते हैं कि ये वाली बेस्ट इक्वेशन है, आप इसको अब यूज कर लें। ठीक है, और फिर उस बेस्ट इक्वेशन को यूज करके हम अपने क्या करते हैं आगे, नेक्स्ट सारे पैरामीटर्स जो अननोन होते हैं हम उनको फिर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हम क्यों यूज करते हैं मेथड ऑफ एली के, जो है हमें एक तो ये बेस्ट बताता है, और साथ हमें क्या बताता है, ये हमारा मिनिमाइज करता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स। रेजिडुअल्स आपके पास क्या है? एरर है। ठीक है, इसको आप एरर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन observed and estimated, observed values and estimated values। ठीक है, इसमें अब आपके पास इन्होंने मैंने आपको अभी बताया कि आप इसमें सम ऑफ स्क्वायर का जो है वो ये मिनिमाइज कर देता है, आपको बेस्ट इक्वेशन देता है, इसलिए हम ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट के भी कहते हैं, मेथड ऑफ लीस्ट के भी कहते हैं, ये हम यूज करते हैं और पैरामीटर्स फाइंड करते हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि मिनिमाइज करता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स को। ठीक है, तो अब रेजिडुअल्स क्या है? रेजिडुअल्स जो है एरर्स होते हैं। एरर कैसे आप फाइंड करते हैं? द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। एक तो है जिनको हमने ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जो है हमने ऑब्जर्व तो उनको करना होता है, लेकिन जो हम फिर फाइंड कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं, हम उन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है। अब इसमें क्या है? वाई आई एंड वाई हैड। ऑब्जर्व वाली वाई आई से रिप्रेजेंट हो रही है, और जिनको हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो वाई हैड से आ रही है। ठीक है, वो वाई हैड है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है और ये आपकी एस्टिमेटेड है। इसमें अब वो आपको कह रहे हैं कि ये ई आई का फॉर्मूला है, रेजिडुअल्स का ये आपका पास फॉर्मूला है। ठीक है, ई आई इज इक्वल टू समीशन वाई आई माइनस वाई हैड होल स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये सम भी आ गया इसके ऊपर और होल स्क्वायर भी आ गया, तो इसका मतलब है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स ये है ई आई। ठीक है, एस एस आर भी कह सकते हैं आप इसको, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स। अब इसमें आपको कह रहे हैं कि वाई आई आपका किसके इक्वल है? ए प्लस बी एक्स आई। ये सिंपल इक्वेशन थी ना हमारे पास, ये वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आई। तो अगर हम यही यहाँ पे वाई आई की जगह हम इसको रिप्लेस कर लें,
ये वाई आई की जगह पे हम इसकी ये वैल्यू डाल दें a प्लस बी एक्स आई। आगे आपके पास क्या है, माइनस वाई हैट होल, नहीं ये वाई हैट किया है, वाई आई हैट की है वैल्यू है, यहाँ पे हैट की जगह पे रिप्लेस करना है इसको। वाई आई माइनस एस्टिमेटेड वाली को हमने रिप्लेस करना। अच्छा, वाई हैट की जगह पे हम इसको रिप्लेस कर लें a प्लस बी एक्स आई, ये आ जाएगा होल स्क्वायर। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, वाई आई माइनस a माइनस बी एक्स आई होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। फिर अब हम बाय यूजिंग ठीक है, अब यहाँ से हम फिर आगे फाइंड कर लेंगे। अब इसके आगे डिफरेंट डेरिवेशंस हैं, वो आपको करवाने की जरूरत नहीं है। सिंपल अब मैं आपको सिंपल अब फॉर्मूले पे जाते हैं डायरेक्ट कि ए बी वाई आई हाइट ये सारे हमने कैसे फाइंड करने हैं क्वेश्चन के अंदर। चलें अब दोबारा से ज्वाइन कर लें, ये 5 मिनट रह गए इसलिए।